हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का सिविक्स में चैप्टर 6 करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि क्लास 6 से 10 तक का सारा सब्जेक्ट इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 देखते हैं, जिसका नाम है विविधता। विविधता को आपको सुनते ही क्या ख्याल आता होगा कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा में जो कि विभिन्न हो, अलग अलग हो। किसी भी व्यक्ति का जाति, धर्म, भाषा जो कि अलग अलग हो, तो हम लोग उसे ही जाति, धर्म, भाषा के आधार पर जो कि अलग अलग हो, तो हम उसे कहते हैं कि यह जो कि विविधता इसमें पाया जाता है। तो विविधता की समझ पहला चैप्टर है हमारा, विविधता की समझ, कि किस तरह हम विविधता को है जो कि समझ सकते हैं। तो पहले इस चैप्टर में एक आपको कहानी दी गई है, तो पहले हम लोग उस कहानी को पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। पहले दिया है, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। यहाँ पे आपको 3 चित्र दिखाई दी होंगी जो आप ही के उम्र के बच्चे ने बनाई है। आप लोगों को भी इस तरीके के चित्र बनाना है और समझना है। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों से जैसा ही है? हो सकता है आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसा कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन इसलिए कि हम सब की चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में विभिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान में भी विभिन्नता है। जी बात ये तो सही है कि कोई ढेर सारे व्यक्ति हैं जो कि अलग अलग उनके रंग होते हैं, उनका खान पान अलग होता है, सभी जो कि भिन्न होते हैं, जिस तरह इस चित्र में भिन्न है। आगे इसका कहानी दिया है, अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब यहाँ पे एक कहानी दिया गया है जो इस चैप्टर को समझने के लिए समझने में आपकी सहायता करेगा। तो हम लोग पहले इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो दिया है, दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न हो? नीचे दी गई कहानी पढ़ रहे इस बारे में सोचें। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपथ में भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्ला चिल्ला कर सुनाता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुक गया। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? और इसके आगे है, हाँ बिल्कुल। जो अखबार बेचने वाला है वो बोल रहा है ये सब कि हाँ बिल्कुल। वो पूछता है सवाल, और जो अखबार खरीद रहा है वो बोल रहा है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बारे में थोड़ा अधीर होते हुए बोला,
मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ ही हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट उसने पूछा, जो अखबार बेचता है उसने पूछा कि सब्जेक्ट। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता था, समझा ताकि सब्जेक्ट क्या होता है, वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैं भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। तो यहाँ पे उसकी बात जो कि अधूरी रह जाती है। तो अब अगले दिन वे दोनों फिर से मिलते हैं। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब वो बच्चा पूछता है जो अखबार बेच रहा था कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रही थी। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा। उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। मतलब जो अखबार खरीद रहा था वह कहता है। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? ये अखबार जो खरीद रहा था वो बोलता है, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? तो मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। फिर से बत्ती हरी हो जाती है और वो बच्चा है जो कि वो लड़का चला जाता है। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है। अब वो अगले दिन मिलता है। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? ये जो अखबार बेचता वो कहता, आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह जो अखबार बेचता है
वह बोला कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा, और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। ये सही बात है। अब है, जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर 2 को हिंदी बोलता था। यहाँ पे विविधता बताई गई है समीर 1 में और समीर 2 में विभिन्नता बताई गई है। जहाँ पे समीर 1 हिंदी बोलता था, वहीं समीर 1 है जो कि अंग्रेजी बोलता था, और समीर 2 है जो कि हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग है। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। पहला पॉइंट यहाँ से है कि उनके भाषा है जो कि अलग अलग है, उनका धर्म है जो कि अलग है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावे, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। ये पॉइंट है, विविधता के क्या क्या पहलू हो सकते हैं, तो खान पान हो सकता है, पहनावा हो सकता है, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि विविधता के क्या क्या पहलू हैं। तो खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं हैं जो कि विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला ही नहीं। संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है। विविधता का ये रूप नहीं है कि किसी को अगर भोजन अच्छा नहीं मिल रहा, या वो गरीब है, या उसे अच्छे ज़रूरत के कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो कि विभिन्नता के पहलू नहीं है, बल्कि उनके विभिन्नता के पहलू है उसका भाषा, धर्म, उसका भाषा। और यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। तो गैर बराबरी का क्या क्या रूप है? तो पहला है उसको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। पहले तो उसने स्कूल में पढ़ाई की। दूसरा है जो कि उसकी गरीबी, भोजन, अच्छे कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं होती थी। ये सभी है जो कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। मतलब समीर 1 के पास, वह अमीर था, उसके पास ज़मीन थी, पैसा था और अन्य संसाधन भी थे, लेकिन समीर 2 के पास जो कि ना अवसर है, ना ही ज़मीन था और ना ही पैसा और ना ही कुछ संसाधन। ये दोनों में जो कि विभिन्नताएं थी। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है।
विविधता का रूप गरीबी और अमीरी नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे के आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर आप एक कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। पुराने ज़माने में बहुत चलता था कि अगर आप कुम्हार के बेटे हैं तो कुम्हार ही बनेंगे, पंडित का बेटा है तो पंडित बनेंगे और इसी तरह। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। विविधता हमारे कैसे समृद्ध करती है। इस समीर वाले कहानी से हम यह समझते हैं कि अगर आप अमेरिका में रहते हो और वहाँ पे एक अमेरिकी आपका दोस्त है और एक भारतीय आपका दोस्त है तो आप किससे ज़्यादा बात करना कंफर्टेबल समझेंगे? तो भारतीय से आपकी ज़्यादा दोस्ती होगी क्योंकि ये आपके कंट्री से आते हैं तो आप इससे ज़्यादा बात करना सूटेबल समझेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे अमेरिकी से आप उतना बातचीत मतलब कम ही करेंगे भारतीय के जितना। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जाति से भी दोस्ती होती है। और दूसरी कहानी है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे कि यहाँ पे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ हैं। आप अपने कक्षा में होंगे तो आपकी भी ढेर सारी सहेलियाँ होंगी जो कि अलग हो सकता, अलग जाति की हो, अलग उनका पहनावा हो या अलग दिखने में हो, ये सारी चीज़ें उन पर होगी। तो आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर, और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। मतलब हमें यहाँ से यह पता चलता है कि लेखक जिस माहौल में रहता है, माहौल के हिसाब से है जो कि कहानियाँ और अपने मन की बातों को लिखता है और कहानियाँ बनाता है। अब कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी
उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रह कर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यह सोचना है और कमेंट करके यह बताना है कि आप किस तरह की कहानियाँ लिखेंगे। तो अब दिया है भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि भारत में विभिन्न तरह के जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं, इसलिए भारत है जो कि विविधताओं का देश है। ये आप नोट कर कीजिएगा कि भारत क्या है, विविधताओं का देश है। हम यहाँ पे जो कि विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे कि एक हिंदू है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करने के लिए उसकी पूजा करता है। वहीं एक ईसाई है जो भगवान से प्रार्थना करता है और वो भी प्रार्थना करता है, वो भी मोमबत्ती जलाकर। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग एक ही काम करते हैं, लेकिन अलग अलग अपने अपने तरीके से करते हैं। तो इसलिए अब हम विविधता को कैसे समझेंगे। तो करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग इस संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। कैसे करते थे, आप लोगों को जानने की उत्साह होगी। तो वे पानी के जहाज, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे। तो पुराने ज़माने के लोग कैसे बैठकर जाते थे, तो पानी के जहाज, ऊंट, घोड़ा इत्यादि में बैठकर जाते थे, या फिर कितने कोई है तो कि पैदल भी चले जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। यात्राएं क्यों होती थी, तो खेती और बसने के लिए, ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, सच में बहुत समय लगता था। आज हम एरोप्लेन से 5 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले जो कि बहुत ही समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। जैसे कि अभी गांव में हो रहा है कि गांव में अच्छा से उनका खाना पीना नहीं होता, तो कई लोग हैं जो कि बाहर जाकर शहर में बस जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं और अपना जो कि जीवन को चलाते हैं। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ लोग युद्ध के कारण भी घर छोड़ देते हैं। जब लोग नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। जैसे कि आप अगर अभी भारत में हैं, अगर आप अमेरिका जाएंगे तो थोड़ा बहुत आप वहाँ के कल्चर को सीखेंगे और उनका भाषा थोड़ा सीखेंगे, उनके धर्म के बारे में जानेंगे, भाषा के बारे में जानेंगे, उनका पहनावा के बारे में जानेंगे, फिर खाना पीना, रहन सहन सारा जो कि थोड़ा मोड़ा बदल जाता है। तो कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें में जो कि पुराने धैर्य पर ही चलते रहते थे। मतलब कुछ जो कि वो नई चीज़ों का पालन करते थे, तो कुछ है जो कि
पुराने ही चीज़ों का चलाते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, धर्म, संगीत में नए और पुराने का मिश्रण रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरी। मिली जुली संस्कृति इसी तरह जो कि उभरी। अब अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसी भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले पहाड़ी इलाके में भौगोलिक परिस्थितियां हैं क्या, समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फर्क है। जैसे कि समुद्र के पास अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे अलग रहेगा, और अगर पहाड़ के पास रहते हैं तो वहाँ का व्यवस्था जो कि अलग रहेगा। न केवल पहाड़ी इलाके फर्क पड़ेगा, न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। जैसे कि आपका इधर उत्तर में है कि जम्मू कश्मीर और समुद्री तट के किनारे हो जाएगा केरल, तो यहाँ के लोगों का पहनावा अलग है, इनका खान पान अलग है और इनका शायद व्यापार भी अलग है। यहीं पे पहाड़ है, पहाड़ों में बसा है, बर्फीली पहाड़ों के बीच है जम्मू कश्मीर, तो वहाँ का पहनावा अलग है और उनका खान पान भी अलग होगा, उनका व्यापार भी अलग होगा। तो इसी तरह जो कि कई तरीके से मिल के ये विविधता संपन्न राज्य है जो कि बनाते हैं। जिस तरह काम करेंगे वे करेंगे, वे भी कभी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए गांव के दो भाग यानी लद्दाख और केरल का उदाहरण के जरिए समझते हैं कि यहाँ पे भौगोलिक रूप से कैसे जो कि विविधताएं हैं। कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो देखते हैं। यहाँ पे पहले हमारा दिया है लद्दाख। देखिए ये लद्दाख का चित्र है। यहाँ पे ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है। ये ऊंची पहाड़ों वाला एक रेगिस्तानी जो कि इलाका है, दिया है लद्दाख। तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। मतलब यहाँ पे अनेक है जो कि दर्रे पाए जाते हैं जिससे कि व्यापार होते हैं। मध्य एशिया में व्यापार के मार्ग बनाए गए हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा सा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। मतलब कि यहाँ के दर्रे से आप लोग तिब्बत में पहुँच सकते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। मतलब कि यहाँ पे जो भी यहाँ से लद्दाख से कोई भी व्यक्ति जाता है
तो वह अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि है जो कि लेकर चलते थे। और वो दरिया सब है जो कि तिब्बत पहुंचती थी, तो वहाँ के लोग भी उन मसालों, कच्चा रेशम, दरिया आदि को जो कि इस्तेमाल करने लगे। इसी तरह जो कि सारी जगह इनका है जो कि प्रसार होने लगा। अभी लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत आया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ से कि किस रास्ते से जो कि बौद्ध धर्म है जो कि तिब्बत आया, तो लद्दाख के रास्ते से। किस रास्ते से? लद्दाख के रास्ते से। कौन सा धर्म आया? तो बौद्ध धर्म आया, तिब्बत पहुंचा। ठीक है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म की से परिचय हुआ। ये आपका ऐतिहासिक है। 400 धर्म पहले जो कि हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो तिब्बत का कौन सा ग्रंथ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? तो केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उनके स्थानीय लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती, और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए पानी लोग गर्मी के महीने में पिघले वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीना ऊन यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान के होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार का एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। ठीक है। तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जो कि तिब्बत पहुंचा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस रास्ते से बौद्ध धर्म है जो कि तिब्बत पहुंचा, तो लद्दाख के रास्ते से। कौन सा धर्म पहुंचा? तो बौद्ध धर्म। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो किसे छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और आज और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि तिब्बत का ग्रंथ कौन सा ग्रंथ लद्दाख में बहुत है जो कि प्रचलित है? तो केसर सागा ग्रंथ जो कि लद्दाख में बहुत प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये जो कि पश्मीना शालें हैं जो कि बुनती है ये औरतें। अब दूसरा दिया है केरल।
भारत के दक्षिण पश्चिम के कोने में बसा हुआ एक अन्य राज्य है। यह हमारा भारत का निचला भाग है। यहाँ का दक्षिण पश्चिम भाग में जो कि केरल है, जो कि स्थित है, बसा हुआ है। यहाँ एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से है। इधर है जो कि थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ भी हैं। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। तो कौन सा व्यापारी सबसे पहले आए थे? तो अरबी एवं यहूदी के व्यापारी हैं जो कि केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। तो ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है भारत में? तो संत थॉमस जो कि ईसा मसीह के धर्मदूत थे। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी जहाँ केरल और वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता है जो कि जाना। वास्को डी गामा कब आए थे? तो 1400 में आए थे कुछ। वास्को डी गामा भारत पहुँचे थे। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्म का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। तो केरल में ये सभी धर्म है जो कि पाए जाते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल के उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख का भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। यहाँ पे दोनों में जो कि विभिन्नता बताई गई है कि दोनों की भौगोलिक स्थिति है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और फिर दोनों के इतिहास में जो कि ऐतिहासिक प्रभाव लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसाले की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही। काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे
उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं में है जो कि घुल मिल जाते हैं। अब विविधता में एकता, इतनी सारी विविधताएं होते हुए भी फिर भी है जो कि भारत के लोगों में है जो कि बहुत ही अधिक एकता पाई जाती है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने यह दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। यह अब यहाँ पे एक गीत दिया है, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपने हम पर आंसू बहा के जाना। ये पूरा गीत है जो कि भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों के जाने गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही हम भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? तो भारत की खोज में लिखा है, बल्कि यह बहुत ही गहरी हुई है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा हमारा राष्ट्रीय गान भी एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान की तरह से एकता का वर्णन करता है। इस शब्दों में लिखना है आप लोगों को। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन है जो कि हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का सिविक्स में चैप्टर 6 करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि क्लास 6 से 10 तक का सारा सब्जेक्ट इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 देखते हैं, जिसका नाम है विविधता। विविधता को आपको सुनते ही क्या ख्याल आता होगा कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा में जो कि विभिन्न हो, अलग अलग हो, किसी भी व्यक्ति का जाति, धर्म, भाषा जो कि अलग अलग हो, तो हम लोग उसे ही जाति, धर्म, भाषा के आधार पर जो कि अलग अलग हो, तो हम उसे कहते हैं कि यह जो कि विविधता इसमें पाया जाता है। तो विविधता की समझ पहला चैप्टर है हमारा, विविधता की समझ, कि किस तरह हम विविधता को है जो कि समझ सकते हैं। तो पहले इस चैप्टर में एक आपको कहानी दी गई है, तो पहले हम लोग उस कहानी को पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। पहले दिया है, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। यहाँ पे आपको 3 चित्र दिखाई दी होंगी जो आप ही के उम्र के बच्चे ने बनाई है। आप लोगों को भी इस तरीके के चित्र बनाना है और समझना है। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों से जैसा ही है? हो सकता है आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसा कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन इसलिए कि हम सब की चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में विभिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान में भी विभिन्नता है। जी बात ये तो सही है कि कोई ढेर सारे व्यक्ति हैं जो कि अलग अलग उनके रंग होते हैं, उनका खान पान अलग होता है, सभी जो कि भिन्न होते हैं, जिस तरह इस चित्र में भिन्न है। आगे इसका कहानी दिया है, अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब यहाँ पे एक कहानी दिया गया है जो इस चैप्टर को समझने के लिए समझने में आपकी सहायता करेगा। तो हम लोग पहले इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो दिया है, दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न हो? नीचे दी गई कहानी पढ़ रहे इस बारे में सोचें। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपथ में भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्ला चिल्ला कर सुनाता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुक गया। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, वह बोला। मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? और इसके आगे है, हाँ बिल्कुल। जो अखबार बेचने वाला है वो बोल रहा है ये सब कि हाँ बिल्कुल, वो पूछता है सवाल। और जो अखबार खरीद रहा है वो बोल रहा है हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बारे में थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ ही हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट
उसने पूछा, जो अखबार बेचता है उसने पूछा कि सब्जेक्ट, अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता था, समझा ताकि सब्जेक्ट क्या होता है, वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैं भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। तो यहाँ पे उसकी बात जो कि अधूरी रह जाती है। तो अब अगले दिन वे दोनों फिर से मिलते हैं। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब वो बच्चा पूछता है जो अखबार बेच रहा था कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रही थी। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा। उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। मतलब जो अखबार खरीद रहा था वह कहता है। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? ये अखबार जो खरीद रहा था वो बोलता है, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? तो मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। फिर से बत्ती हरी हो जाती है और वो बच्चा है जो कि वो लड़का चला जाता है। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है। अब वो अगले दिन मिलता है। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? ये जो अखबार बेचता वो कहता, आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह जो अखबार बेचता है वह बोला कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र
नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। सही बात है। अब है, जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर 2 को हिंदी बोलता था। यहाँ पे विविधता बताई गई है समीर 1 में और समीर 2 में विभिन्नता बताई गई है। जहाँ पे समीर 1 हिंदी बोलता था, वहीं समीर 1 है जो कि अंग्रेज़ी बोलता था और समीर 2 है जो कि हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग है। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। पहला पॉइंट यहाँ से है कि उनके भाषा है जो कि अलग अलग है, उनका धर्म है जो कि अलग है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावे, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। कौन से विविधता के क्या क्या पहलू हो सकते हैं? तो खान पान हो सकता है, पहनावा हो सकता है, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि विविधता के क्या क्या पहलू हैं। तो खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं हैं जो कि विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला ही नहीं। संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है। विविधता का ये रूप नहीं है कि किसी को अगर भोजन अच्छा नहीं मिल रहा, या वो गरीब है, या उसे अच्छे ज़रूरत के कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो कि विभिन्नता के पहलू नहीं है, बल्कि उनके विभिन्नता के पहलू है उसका भाषा, धर्म, उसका भाषा। और यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। तो गैर बराबरी का क्या क्या रूप है? तो पहला है उसको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। पहले तो उसने स्कूल में पढ़ाई की। दूसरा है जो कि उसकी गरीबी, भोजन, अच्छे कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं होती थी। ये सभी है जो कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। मतलब समीर 1 के पास, वह अमीर था, उसके पास ज़मीन थी, पैसा था और अन्य संसाधन भी थे। लेकिन समीर 2 के पास जो कि ना अवसर है, ना ही ज़मीन था और ना ही पैसा और ना ही कुछ संसाधन। ये दोनों में जो कि विभिन्नताएं थी। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। विविधता का रूप गरीबी और अमीरी नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है।
जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे के आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर आप एक कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। पुराने ज़माने में बहुत चलता था कि अगर आप कुम्हार के बेटे हैं तो कुम्हार ही बनेंगे, पंडित का बेटा है तो पंडित बनेंगे, और इसी तरह। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। विविधता हमारे कैसे समृद्ध करती है। इस समीर वाले कहानी से हम यह समझते हैं कि अगर आप अमेरिका में रहते हो और वहाँ पे एक अमेरिकी आपका दोस्त है और एक भारतीय आपका दोस्त है तो आप किससे ज़्यादा बात करना कंफर्टेबल समझेंगे? तो भारतीय से आपकी ज़्यादा दोस्ती होगी, क्योंकि ये आपके कंट्री से आते हैं तो आप इससे ज़्यादा बात करना सूटेबल समझेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे अमेरिकी से आप उतना बातचीत मतलब कम ही करेंगे भारतीय के जितना। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जाति से भी दोस्ती होती है। और दूसरी कहानी है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे कि यहाँ पे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ हैं। आप अपनी कक्षा में होंगे तो आपकी भी ढेर सारी सहेलियाँ होंगी जो कि अलग हो सकता, अलग जाति की हो, अलग उनका पहनावा हो या अलग दिखने में हो। ये सारी चीज़ें उन पर होगी। तो आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर, और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। मतलब हमें यहाँ से यह पता चलता है कि लेखक जिस माहौल में रहता है, माहौल के हिसाब से है जो कि कहानियाँ और अपने मन की बातों को लिखता है और कहानियाँ बनाता है। अब कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के
कपड़े पहनते हो लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यह सोचना है और कमेंट करके यह बताना है कि आप किस तरह की कहानियाँ लिखेंगे। तो अब दिया है भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि भारत में विभिन्न तरह के जाति धर्म भाषा के लोग रहते हैं, इसलिए भारत है जो कि विविधताओं का देश है। ये आप नोट कर कीजिएगा कि भारत क्या है, विविधताओं का देश है। हम यहाँ पे जो कि विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे कि एक हिंदू है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करने के लिए उसकी पूजा करता है। वहीं एक ईसाई है जो भगवान से प्रार्थना करता है और वो भी प्रार्थना करता है, वो भी मोमबत्ती जलाकर। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग एक ही काम करते हैं, लेकिन अलग अलग अपने अपने तरीके से करते हैं। तो इसलिए अब हम विविधता को कैसे समझेंगे। तो करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग इस संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। कैसे करते थे आप लोगों को जानने की उत्साह होगी। तो वे पानी के जहाज, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे। तो पुराने ज़माने के लोग कैसे बैठकर जाते थे, तो पानी के जहाज, ऊंट, घोड़ा इत्यादि में बैठकर जाते थे, या फिर कितने कोई है तो कि पैदल भी चले जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। यात्राएं क्यों होती थी, तो खेती और बसने के लिए, ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, सच में बहुत समय लगता था। आज हम एरोप्लेन से 5 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले जो कि बहुत ही समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। जैसे कि अभी गांव में हो रहा है कि गांव में अच्छा से उनका खाना पीना नहीं होता, तो कई लोग हैं जो कि बाहर जाकर शहर में बस जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं और अपना जो कि जीवन को चलाते हैं। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ लोग युद्ध के कारण भी घर छोड़ देते हैं। जब लोग नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। जैसे कि आप अगर अभी भारत में हैं, अगर आप अमेरिका जाएंगे तो थोड़ा बहुत आप वहाँ के कल्चर को सीखेंगे, उनका भाषा थोड़ा सीखेंगे, उनके धर्म के बारे में जानेंगे, भाषा के बारे में जानेंगे, उनका पहनावा के बारे में जानेंगे, फिर खाना पीना, रहन सहन सारा जो कि थोड़ा मोड़ा बदल जाता है। तो कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें में जो कि पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। मतलब कुछ है जो कि वो नई चीज़ों का पालन करते थे, तो कुछ है जो कि पुराने ही चीज़ों का चलाते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, धर्म,
संगीत में नए और पुराने का मिश्रण रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरी। मिली जुली संस्कृति इसी तरह है जो कि उभरी। अब अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसी भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले पहाड़ी इलाके में भौगोलिक परिस्थितियां हैं क्या, समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फर्क है। जैसे कि समुद्र के पास अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे अलग रहेगा, और अगर पहाड़ के पास रहते हैं तो वहाँ का व्यवस्था जो कि अलग रहेगा। न केवल पहाड़ी इलाके फर्क पड़ेगा, न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। जैसे कि आपका इधर उत्तर में है कि जम्मू कश्मीर और समुद्री तट के किनारे हो जाएगा केरल, तो यहाँ के लोगों का पहनावा अलग है, इनका खान पान अलग है और इनका शायद व्यापार भी अलग है। यहीं पे पहाड़ है, पहाड़ों में बसा है, बर्फीली पहाड़ों के बीच है जम्मू कश्मीर, तो वहाँ का पहनावा अलग है और उनका खान पान भी अलग होगा, उनका व्यापार भी अलग होगा। तो इसी तरह जो कि कई तरीके से मिल के ये विविधता संपन्न राज्य है जो कि बनाते हैं। जिस तरह काम करेंगे वे करेंगे, वे भी कभी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए गांव के दो भाग यानी लद्दाख और केरल का उदाहरण के जरिए समझते हैं कि यहाँ पे भौगोलिक रूप से कैसे कैसे जो कि विविधताएं हैं। कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो देखते हैं। यहाँ पे पहले हमारा दिया है लद्दाख। देखिए ये लद्दाख का चित्र है। यहाँ पे ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है। ये ऊंचे पहाड़ों वाला एक रेगिस्तानी जो कि इलाका है, दिया है लद्दाख। तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। मतलब यहाँ पे अनेक है जो कि दर्रे पाए जाते हैं जिससे कि व्यापार होते हैं। मध्य एशिया में व्यापार के मार्ग बनाए गए हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा सा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। मतलब कि यहाँ के दर्रे से आप लोग तिब्बत में पहुँच सकते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। मतलब कि यहाँ पे जो भी यहाँ से लद्दाख से कोई भी व्यक्ति जाता है तो वह अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि जो कि लेकर चलते थे।
और वो दरिया सब है जो कि तिब्बत पहुंचती थी, तो वहाँ के लोग भी उन मसालों कच्चा रेशम, दरिया आदि को जो कि इस्तेमाल करने लगे। इसी तरह जो कि सारी जगह इनका है जो कि प्रसार होने लगा। अभी लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत आया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं यहाँ से कि किस रास्ते से जो कि बौद्ध धर्म है जो कि तिब्बत आया, तो लद्दाख के रास्ते से। किस रास्ते से? लद्दाख के रास्ते से। कौन सा धर्म आया? तो बौद्ध धर्म आया, तिब्बत पहुंचा। ठीक है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। ये आपका ऐतिहासिक है। 400 धर्म पहले जो कि हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो तिब्बत का कौन सा ग्रंथ है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? तो केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उनके स्थानीय लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती, और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए पानी लोग गर्मी के महीने में पिघले वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीना ऊन यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान के होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार का एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। ठीक है। तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जो कि तिब्बत पहुंचा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस रास्ते से बौद्ध धर्म है जो कि तिब्बत पहुंचा, तो लद्दाख के रास्ते से। कौन सा धर्म पहुंचा? तो बौद्ध धर्म। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो किसे छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि तिब्बत का ग्रंथ कौन सा ग्रंथ लद्दाख में बहुत है जो कि प्रचलित है? तो केसर सागा ग्रंथ जो कि लद्दाख में बहुत प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये जो कि पश्मीना शालें हैं जो कि बुनती है ये औरतें। अब दूसरा दिया है केरल। भारत के दक्षिण पश्चिम के कोने में बसा हुआ एक अन्य राज्य। यह हमारा भारत का निचला भाग है। यहाँ का
दक्षिण पश्चिम भाग में जो कि केरल है, जो कि स्थित है, बसा हुआ है। यहाँ एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से है। इधर है जो कि थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ भी है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। तो कौन सा व्यापारी सबसे पहले आए थे? तो अरबी एवं यहूदी के व्यापारी हैं जो कि केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। तो ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है भारत में? तो संत थॉमस जो कि ईसा मसीह के धर्मदूत थे। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी जहाँ केरल और वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता है जो कि जाना। वास्को डी गामा कब आए थे? तो 1400 में आए थे कुछ। वास्को डी गामा भारत पहुँचे थे। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्म का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। तो केरल में ये सभी धर्म है जो कि पाए जाते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल के उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख का भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। यहाँ पे दोनों में जो कि विभिन्नता बताई गई है कि दोनों की भौगोलिक स्थिति है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और फिर दोनों के इतिहास में जो कि ऐतिहासिक प्रभाव लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसाले की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही। काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में
हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं में है जो कि घुल मिल जाते हैं। अब है विविधता में एकता। इतनी सारी विविधताएं होते हुए भी फिर भी है जो कि भारत के लोगों में है जो कि बहुत ही अधिक एकता पाई जाती है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने यह दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। यह अब यहाँ पे एक गीत दिया है। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपने हम पर आंसू बहा के जाना। ये पूरा गीत है जो कि भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ है यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों के जाने गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही हम भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? तो भारत की खोज में लिखा है। बल्कि यह बहुत ही गहरी हुई है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा हमारा राष्ट्रीय गान भी एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान की तरह से एकता का वर्णन करता है। इस शब्दों में लिखना है आप लोगों को। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन है जो कि हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।